Okay, students, we will start our topic. Yesterday we have seen law of diminishing marginal utilities, introductory part. This law proposed by first time Professor Gosen and later discussed in detail by Professor Alfred Marshall. We have seen yesterday about this. In this law given important part, that is statement of the law. What is the statement of this law? That is, other things remaining constant and the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. है ना? तो इसका मीनिंग ऐसा है कि अदर थिंग्स वहाँ पे कांस्टेंट पकड़ी है, उसमें सब क्या आ गई, फिर अदर थिंग्स में सभी प्रकार की कंज्यूमर्स की लाइक है, इनकम्स है, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइसेस, जो भी चीज़ है उसकी वो क्या है, प्रेफरेंस, वो सब चीज़ें क्या है वहाँ पे कांस्टेंट है ऐसा अज्यूम किया है। और ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में कोई कंज्यूमर वन बाय वन यानी रिपीटली अगर कोई चीज़ कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, डिक्लाइन होने लगती है, डिमिनिशेस होती है। तो इस तरह से ये लॉ है जो कल हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और अजम्पशंस हमने देखे थे। तो आज हम देख रहे हैं इस लॉ का हाउ टू एक्सप्लेन दिस लॉ बाय द शेड्यूल एंड विद द डायग्राम। ओके, तो ये हम आज देखेंगे किस तरह से इसको शेड्यूल में और डायग्राम में इसको एक्सप्लेन किया है। तो शेड्यूल में हमने देखा है, देखो इसी तरह सेम रिलेशनशिप बिटवीन द टी यू एंड एम यू, इट मीन्स टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें रिलेशनशिप हम देखते हुए स्टडी कर रहे थे, वो टाइम हमने देखा है कि उसमें भी शेड्यूल कैसे दिया है और उनका रिलेशन कैसे बताया है ना। तो सेम यहाँ पे शेड्यूल जो दिया है, यहाँ पे ओनली शेड्यूल गिवन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे जैसे कोई कंज्यूमर कोई कमोडिटी के यूनिट्स किस तरह से वो कंज्यूम करता है, उसके साथ साथ विद हिज कंजम्पशन, विद हिज सक्सेसिव कंजम्पशन, यानी सक्सेसिव यानी एडिशनल, एक के बाद एक, जो सक्सेसिव कंजम्पशन के साथ साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिमिनिशेस होती है, डिक्लाइन होती है, कम कम होती है, ये इस पे बताया है। तो वो हम देखेंगे। तो शेड्यूल में हमने देखा था, देखो यहाँ शेड्यूल में जो दिया है कि कंज्यूमर 1 2 3 इस तरह से 7 तक कोई कमोडिटी का कंजम्पशन यहाँ पे कर रहा है और उसके साथ साथ उसकी हर कंजम्पशन कमोडिटी के साथ साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह से डिक्लाइन हो रही है, ये हमको शेड्यूल में दिखाई दे रहा है। व्हेन ही कंज्यूम 1 कमोडिटी देन ही इज़ गेटिंग देन मार्जिनल यूटिलिटी 10। जैसे जैसे अब देखो यहाँ पे है ना, तो यही हमको देखना है विद डायग्राम। तो देखो यहाँ पे अब सिंपल है लॉजिक, यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन क्या किया है कि एक जनरल बिहेव ऑफ द कंज्यूमर, उसकी मेंटालिटी कैसी होती है, बिहेव कैसा होता है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे कोई भी चीज़ कोई भी नॉर्मल कंज्यूमर अगर बार बार खरीदता है ना, और वो अगर उसका कंजम्पशन कंटिन्यूसली फॉर्म में अगर करता है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है एडिशनल यूनिट के साथ जो मिलती है, वो एडिशनल यूटिलिटी उसकी लेस होते जाती है ना। तो ये हमको इसमें ये जो लॉजिक है यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डायग्राम में भी बताया हुआ है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑन द ओ एक्स एक्सिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द ओ वाई एक्सिस, है ना। आप सब देख सकते हैं डायग्राम में इस तरह से। अब यहाँ पे देखो दिखाया है कि ओ एक्स एक्सिस पे जब कंज्यूमर ने 1 कमोडिटी यहाँ पे जब ली है ओ एक्स एक्सिस पे, तो उसको क्या मिली है, फर्स्ट टाइम में उसको जो यूटिलिटी मिली है वो है दैट इज़ 10। तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया है, इसको लोकस दिया हुआ है 10 को, है ना। तो ये जो पॉइंट्स दिए इसको क्या कहते हैं, लोकस। तो अब ये लोकस यहाँ पे क्या बता रहा है, 10 यूटिलिटी का लोकस यहाँ पे है। वैसे सेकेंड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो दैट टाइम ही इज़ गेटिंग 8 मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसका इस तरह से लोकस यहाँ पे शो ऑफ किया है डायग्राम में।
इस तरह से देखो, जैसे जैसे उसका कंजम्पशन बढ़ता है 2, 3, 4, 5, 6 टिल 7, देन किस तरह से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी लेस हुई है, ये यहाँ पे थ्रू द लोकस यहाँ पे शो ऑफ किया है। ये जो पॉइंट्स दिखा रहे हैं इस पे। अब जब ये लोकस को जब ज्वाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब हम देखते हैं कि जब कंज्यूमर 6 कंज्यूम ये कर रहा है, यूनिट्स ले रहा है कमोडिटी के, तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, उसकी ज़ीरो हो गई है। उसके बाद अगर कोई कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, माइनस, यानी कि वो कमोडिटी ही इज़ गिविंग डिस यूटिलिटी है ना। तो इस तरह से वहाँ पे क्या है, जो कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है वो चीज़ से उसको अब कोई उसको यूटिलिटी मिल नहीं रही है। इस तरह से वहाँ पे फिर वो क्या करता है, वहाँ पे उसका कंजम्पशन वो स्टॉप करता है। यानी कि सिंपली ये लॉजिक किससे, थर्ड लेसन के कंसेप्ट से रिलेटेड है। जैसे कि वहाँ यूटिलिटी ख़त्म हो गई, कंजम्पशन रुक गया, यानी क्या हो गया, वहाँ पे डिमांड रुक गई है ना। इस तरह से डिमांड, तो डिमांड कंटिन्यूसली चलते रहना ज़रूरी है। हमारा इकोनॉमी का फ्लो जो है फिर उससे की वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में चलते रहता है। तो इसके लिए सिंपल कंसेप्ट को इस तरह से डिटेल में मार्शल ने एक्सप्लेन किया है। तो इकोनॉमी कैसे रन होती है ये हमको इस पे से समझ में आता है कि कोई चीज़ का कंजम्पशन अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली क्या करते कंज्यूमर, उसको स्टॉप कर देते हैं कंजम्पशन। अगर स्टॉप कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी डिमांड ख़त्म हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सब चीज़ें उसकी कम कम हो जाने से इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट होता है। तो इस चीज़ों का कंजम्पशन बार बार होते रहना चाहिए। पर फिर कौन सी चीज़ों की कैटेगरी इस तरह की है, कौन सी चीज़ें कंटिन्यूसली फॉर्म में कंज्यूम की जाती है जिससे कि हमारे इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। इस तरह से ये डिटेल स्टडी, डिटेल एनालिसिस, इस तरह से हमारे इकोनॉमी को ये रिलेटेड है। ये कंसेप्ट यहाँ पे हमने समझना चाहिए इस तरह से। ओके, अब अगर हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। ओके, अब मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। पहले तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है मैटर, और हमको डिटेल अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। So here in the above diagram, units of commodity X are measured on the X axis and marginal utility measured on the OY axis. Okay, various points of MU are plotted on the graph as per the given schedule. है कि नहीं, इस शेड्यूल के हिसाब से क्या दिया है, हमने जो शेड्यूल देखा है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या किया है, प्लॉटेड किए। देन when the locus of all the points is joined, mu curve is derived. तो हमें कौन सा कर्व मिल रहा है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी का। ओके, देन mu curve slopes downward from left to right, which shows that mu goes on diminishing with every successive increase in the consumption of a commodity, with every successive increase in the consumption of a commodity। जैसे जैसे एडिशनल इंक्रीज़ हो रहा है कमोडिटी के यूज़ में, कंजम्पशन में, उसके साथ साथ उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, ये इसमें बताया है ना। देन व्हेन mu बिकम्स ज़ीरो, mu कर्व इंटरसेप्ट्स टू द एक्स एक्सिस। ये देखो यहाँ पे क्या किया है, जब ज़ीरो हुआ है, 6 का ली है यूनिट्स कमोडिटी के, तो वहाँ पे ज़ीरो हो गई है मार्जिनल यूटिलिटी। और जो mu कर्व है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसको छेद कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है ना। तो इस तरह से on further consumption of a commodity brings this utility, that is what negative utility, when is shown by the shaded portion in the diagram। देखो ये शेड किया है यहाँ पे 6 और 7 के बीच में, इस तरह से यहाँ पे। तो वो जो चीज़ है यहाँ पे क्या हो गई, अब अगर ये 7th अगर कमोडिटी अगर कंज्यूमर लेता है तो वहाँ पे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी दैट विल बी टोटली नेगेटिव, उसके लिए कुछ भी वो यूज़फुल नहीं रहेंगी। इस तरह से ऐसा होता है ना। तो ये यहाँ पे हमको एक कैसे कंज्यूमर बिहेव करता है उसका इस तरह से यहाँ पे एक न्यूमेरिकली और ग्राफिकली हमको प्रेजेंटेशन बताया हुआ है। अब अगर देखें हम ये लॉ का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्सेप्शन। देखो पहले हमने देखे अजम्पशंस कि ये लॉ कौन से चीज़ों पे अज्यूम है ना।
जैसे कि अगर ये लॉ हमको देखना है तो ये चीज़ें अज्यूम रखना पड़ती है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में ये नहीं होती है। इसमें एकदम कांस्टेंट कोई चीज़ नहीं रहती है, हमारी वो चेंजेस होती रहती है। पर यहाँ पे अगर ये लॉ हमको नोटिफाई करना है तो ये इसके लिए ये अज्यूम किया है। उसी तरह यहाँ पे ये लॉ का कुछ एक्सेप्शंस भी बताया है कि कौन से एक्सेप्शंस है। सो फर्स्ट वन इज़ देयर हॉबीज़। अब देखो हॉबीज़, अब अगर किसी को मैं जनरल पहले बताती हूँ, फिर ये आपको प्यारा है ये, मैं फिर आपको रीड करके बताती हूँ। तो उसके साथ क्या आप भी रीड करोगे तो आपकी भी लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएगी और इसका मीनिंग भी समझ में आएगा। अब देखो हॉबीज़, कोई कंज्यूमर को या कोई पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को वहाँ पे क्या कोई पर्टिकुलर चीज़ की हॉबीज़ होती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं वो, हॉबीज़ होती है सपोज कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, कलेक्शन ऑफ समथिंग डिफरेंट थिंग्स, एंटिक थिंग्स, है ना, इस तरह का लोगों को कलेक्शन की हॉबीज़ होती। तो उन ऐसे लोगों को वो चीज़ें कितनी भी मिलो, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उनकी कभी भी कम नहीं होती है। दैट्स वाई हॉबीज इज नोन एज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो अब इसमें देखेंगे हम, इन सर्टन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, रीडिंग एट्सेट्रा, the law does not hold true because every additional increase in the stock give more pleasure and this increase marginal utility. However, this violates the assumptions of homogeneity and continuity. देखो इसमें क्या है कि होमोजेनिटी बोले तो एक जैसा, अगर कोई आइटम कंटिन्यू अगर कंज्यूमर को मिल रहा है, कोई पर्सन को मिल रहा है और कंटिन्यूटी में, तो भी उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो वहाँ पे कम नहीं होंगी, है ना। खाने की चीज़ों में जैसे होती है या दूसरी कोई चीज़ में हमको बार बार वही चीज़ बोले तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, जैसा यहाँ पे हॉबीज़ एक्सेप्शन है। देन सेकेंड वन एक्सेप्शन इज़ देयर माइजर। अब इन द केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रुपी गिव्स हिम, अब माइजर का मीनिंग क्या है, कंजूस, है ना। कंजूस जो होते हैं, इन लोगों को कितना भी पैसा दो, कितनी भी कोई चीज़ हो, वो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, उनको और होना इस तरह का। तो ऐसे लोगों के साथ भी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो उनकी कभी भी कम नहीं होती है। सो इन केस ऑफ माइजर every additional rupee gives him more and more satisfaction and marginal utility of money tends to increase with an increase in his stock of money. अब ये तो सभी के साथ होता है ना, किसी को भी, अब तुम हो, मैं हो, कोई भी हो, जनरल किसी को भी पैसा मिलता रहे तो उसको जो भी मिल रहा है वो कम और होना, है ना। तो वहाँ पे ये जो लॉ है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। दैट्स वाई होएवर दिस सिचुएशन इग्नोर्स द अजम्पशंस ऑफ रेशनैलिटी, है ना। यहाँ पे क्या है, रेशनैलिटी का अजम्पशन यहाँ पे इग्नोर हो रहा है ना। देन थर्ड वन इज़ देयर एडिक्शन। एडिक्शन यानी कोई चीज़ की बैड हैबिट्स, जैसे कोई ज़्यादा ही चीज़ के उसका ये करने की। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ ड्रंकर्ड दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन increases with every additional unit of liquor consumed and so mu received by drunkard may increase, है ना। तो जो ड्रिंक करने वाले जो लोग होते हैं, नशा करने वाले जो लोग होते हैं अलग अलग टाइप का, उन लोगों को क्या ऐसी चीज़ें जितनी भी मिले उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी है जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वो बढ़ते ही जाता है। इस तरह से बताया कि ये भी एक एक्सेप्शन है एडिक्शंस। सो एक्चुअली इट इज़ ओनली एन इल्यूजन, एक्चुअली इट इज़ व्हाट, इल्यूजन, है ना। बोल तो जैसे कि भाई हम ये नहीं कह सकते इसको। दिस कंडीशन इज़ सिमिलर टू almost all addictions, है ना। however this ignores or violates the assumption of rationality. Again this exception what ignores to the assumption of rationality. यहाँ पे भी एक जो नॉर्मल बिहेव जो रहता है वो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल लोगों के साथ ये चीज़ नहीं होती, ऐसा किया बताया है इसके लिए। विच assumption ignored here, rationality. Okay, then next one एक्सेप्शन दैट इज़ पावर। पावर हमको ये वर्ड पे से समझ में आता है कि पावर अगर किसी को मिलती है, सत्ता, पावर, तो वो उसको क्या है, कम नहीं, उसको हमेशा और सत्ता मिलती ही रहे, पावर मिलती रहे ना, इससे जैसे। दैट्स वाई दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर
His lust for power increases. He desires to have more and more of it. However, this again violates the rationality assumption. एक नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, जो लोग लालची टाइप होते हैं या फिर उनको जिसको मोस्टली लोगों का होता ही है नेचर, है ना, इस तरह के, तो फिर ये भी इसके लिए यहाँ पे एक्सेप्शन बताया है टू दिस लॉ. देन फिफ्थ वन इज देयर मनी. It is said that the mu of money never becomes zero. It increases when the stock of money increases. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. है ना, मनी क्या है? इट इज़ ए यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना. हमको मार्केट में कहीं भी जाना है तो इसके लिए क्या है? ही इज़ सेटिस्फाई वेरियस वांट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. दैट्स वाई देयर मनी के बारे में भी क्या होता है, हम कभी ऐसा नहीं कहते कि बस अब मेरे पास 1 लाख आ गए, बस अब मुझे कोई लॉन्ग लाइफ कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस मैं हैप्पी हूँ. हो नहीं सकता ऐसे, है ना. सो हाउएवर अकॉर्डिंग टू सम economists, this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to a poor person than to a rich person. अब देखो यहाँ पे इस तरह से बताया है कि उसमें भी मार्जिनल यूटिलिटी किसको ज़्यादा देंगे? पुअर को दैन रिच. अब रिच के पास ऑलरेडी है, उसके पास सपोज थोड़ा बहुत पैसा कम ज़्यादा भी हुआ तो क्या होता है, फ़र्क नहीं पड़ता. पर कोई पुअर के पास अगर कोई चीज़ आती है, उसके पास, है ना, पैसा आता है, मनी आता है, तो वो क्या सोचता है, हाँ उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है. इस तरह से यहाँ पे बताया है कि ये पुअर लोगों को इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़्यादा है. हाउएवर दीज एक्सेप्शंस आर ओनली apparent since they violate some or the other assumptions of the law and hence they are not real exceptions. तो ये क्या है, कुछ कुछ ऐसे है कि these are not known as real exceptions. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया ये किस तरह से जो है, ये लॉ के लिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक्सेप्शंस है, यानी कि अपवाद है, ये चीज़ें यहाँ पे लागू नहीं होती है. देन नेक्स्ट है यहाँ पे लॉ से रिलेटेड, दैट इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ. अब क्रिटिसिज्म जो है ये किस तरह से, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. अब देखो लॉ मार्शल ने प्रेजेंट किया है पर वो एकदम ही राइट है, ये अदर इकोनॉमिस्ट कभी नहीं मानते हैं. उसमें कुछ ना कुछ तो नुस्ख निकालते हैं. जैसे यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया, तो क्रिटिसिज्म बोले तो क्या, जैसे टीका करना, उसमें कुछ तो भी नुस्ख निकालना. तो इसमें कौन से किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया हुआ है ये हम देखेंगे. तो फर्स्ट वन इज़ देयर अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. जिसने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है वो क्या बोल रहे हैं, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. बोले तो ये कोई सही में ही सत्य उतरने वाले ऐसे कोई नहीं है और एक्चुअल ऐसा अजम्पशन नहीं है. सब जो अजम्पशन जहाँ पे भी है उसको क्या कहा, अनरियलिस्टिक. सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ based upon various assumptions like homogeneity, continuity, consistency, rationality, etc. But in reality, it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time. ये मैंने पहले ही बताया आपको. इसके लिए अजम्पशन किया है, क्या किया है कि सब चीज़ें अज्यूम की हुई है. ये सब चीज़ें वन टाइम में प्रॉपर नहीं हो सकती है. कोई पर्सन का इनकम भी है स्टेबल, उसकी लाइक भी है, उसको वही चीज़ खरीदना है, ये सब चीज़ें कंटिन्यूटी है, सब चीज़ें एक वन टाइम में नहीं आती है. तो ये अगर हमको लॉ देखना है तो इसके लिए यहाँ पे क्या क्या है, अज्यूम किया हुआ है. तो यहाँ पे इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया है कि ये सब चीज़ें वन टाइम सब साथ में मिल होना ये एक डिफ़िकल्ट है. देन सेकेंड वन देयर इज़ अ कार्डिनल मेजरमेंट.
कार्डिनल मेजरमेंट, ये भी हमने देखा है कि कोई हम यूटिलिटी को न्यूमेरिकल और कार्डिनल हम मेजर नहीं कर सकते। दैट्स वाई हियर क्रिटिसाइज द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली, सो इट कैन बी added, compared and presented through a schedule. In reality, cardinal measurement of utility is not possible because utility is a psychological concept. समझ में आ रहा नहीं है कैसा है? ये पहले ही हमने देखा है, जो तो क्रिटिसाइज किया हुआ है। Then third one is there indivisible goods. The law is not applicable to indivisible and bulky goods like रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट्स एट्सेट्रा। जैसे कि ये जो है यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन सी चीज़ों पे, कोई सपोज़ खाने पीने की चीज़ों में, या कहीं हम घूमने जा रहे हैं कुछ चीज़ों से। अब सपोज़ हमारे घर में फ्रिज है, हमको फ्रिज तो डेली सेटिस्फेक्शन देता है, कार, बाइक, ये सब चीज़ें हमको डेली सेटिस्फेक्शन देती है। उससे मिलने वाली यूटिलिटी को कभी उसकी मिलने वाली एमयू जो है वो कभी डिक्लाइन नहीं हो सकती है। इस तरह से इंडिविजिबल गुड्स। अब डिविजिबल गुड्स का बताया है, यहाँ पे इंडिविजिबल गुड्स का बताया, तो इसलिए विच आर नॉर्मली परचेड इन सिंगल यूनिट एट अ टाइम, है ना। अब ऐसा थोड़ी कि हम बार बार फ्रिज कंटिन्यूस फॉर्म में लेते हैं, एक लिया फिर दूसरा उसका देखेंगे, इस तरह से क्रिटिसाइज किया हुआ है। देन कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. The law assumes that mu of each unit of money remains constant. देखो marginal utility of money. However, critics argue that mu of money differs from person to person. It is influenced by changes in prices, stock of money, etc. यहाँ पे क्या पकड़ा है assumption में, मनीज मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, पर क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये टाइम के हिसाब से चेंजेस होती है ना। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली वही। अब कभी सपोज अब हम देखते हैं कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, अब इमरजेंसी कुछ काम आता है तो हम उसको उसकी जो हम खास काम करने वाले थे वो छोड़ के हम कोई अर्जेंसी वाला काम पे हम खर्चा कर देते हैं ना। तो इस तरह से ऐसा कांस्टेंट जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती, इस तरह से क्रिटिसाइज किया है। एंड लास्ट वन इज देयर अ सिंगल वांट. The law is restricted to the satisfaction of a single want at a point of time. However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time, है ना। ये भी एक सही है कि वन टाइम में ही कोई एक ही वांट के लिए कंज्यूमर मार्केट में नहीं जाता है ना, तो उसकी मल्टीपल वांट्स वहाँ पे होती है। और इस तरह से ये भी एक क्रिटिसाइज़ किया कि सिंगल वांट से रिलेटेड है, ये जो लॉ है ये सिंगल वांट से रिलेटेड है, पर एक्चुअली रियल लाइफ में कंज्यूमर एक ही वांट उसकी सेटिस्फाई नहीं करता है, ही सेटिस्फाई मल्टीपल उसकी जो ये है वांट्स है वो उसकी मल्टीपल वांट्स वो कंप्लीट करता है, सेटिस्फाई करता है। इस तरह से यहाँ पे देखो ये लॉ से हमने देखा है, समझ में आ रहा नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी based on the assumptions, then schedule, diagram and explanation of the diagram and exceptions, and then criticism। अब उसमें से हमने देखे हैं 5 criticism, तो ये जो है देखा है। इसके बाद है significance of the law। अब क्या है इसका significance, तो इस पे से भी हम ये significance it means importance, क्या कह सकते हैं हम। अब ये importance किसके किसके लिए है, ये जो लॉ है किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? कुछ तो रिस्पॉन्स दो। यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है, अब देखेंगे हम सिग्निफिकेंस। अब ये लॉ किसके किसके लिए, कौन से डिपार्टमेंट के लिए, सेक्टर के लिए, किन किन लोगों के लिए ये यूजफुल है, इम्पॉर्टेंट है। सो इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसाइज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड एन इम्पॉर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। देखो ये लाइन में ही हमको पता चलता है कि ये लॉ कैसा है, इसको यूनिवर्सली ये एक्सेप्ट किया हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि ये लॉ, तो ये सभी इकोनॉमी की ये
बेसिक लॉ है कि सभी में ये यूज़फुल है. दैट्स वाई किसके के लिए यूज़फुल है? सो फर्स्ट वन देयर यूज़फुलनेस टू द कंज्यूमर. यूज़फुलनेस टू द कंज्यूमर. दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स. अवेयरनेस है ना, देखो एक उसमें अलर्टनेस लाता है टू द among the consumers to obtain maximum utility from the limited resources. It is necessary to diversify the consumption. अब यहाँ पे क्या बताया है कि ये लॉ की वजह से कंज्यूमर को ये पता चलता है कि हमारे पास जो मनी है उसमें से हमने किस तरह से कम पैसे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस तरह से मिलाना है. ये एक नॉलेज कंज्यूमर को इससे मिलता है कि हम प्रेफरेंस देते हैं ना, फिर कौन सी चीज़ हमको इम्पॉर्टेंट है उसके लिए हम यहाँ पैसे देंगे, फिर वो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा रहेगी. फिर अगर ये हमको अभी लेस इम्पॉर्टेंट है तो हम इसके लिए कम बाद में खर्चा करेंगे, इस तरह से. तो ये एक अंदाज़ा लगाना, यहाँ पे जज करना यहाँ पे कंज्यूमर के लिए ईजी होता है थ्रू दिस लॉ. ओके, देन सेकेंड वन यूजफुल टू द गवर्नमेंट. हाउ useful to the government? We will see. The law is useful to the government in framing various policies such as progressive tax policy, trade policy, pricing policy, etc. समझ में आ रहा है ना गवर्नमेंट को किस तरह से. देखो मैंने बताया ना आपको, इकोनॉमी जो है हमारी मेनली डिमांड अगर है, डिमांड क्यों होती है कोई चीज़ की, वहाँ यूटिलिटी है. यूटिलिटी है तो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, डिमांड करेगा. तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट को पॉलिसीज़, प्रोग्रेसिव टैक्स. अब जैसे कि कोई चीज़ है ज़्यादा यूज़ करने लगी, जिसके लिए हम देखो फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको कि ड्रंकर्ड्स है ना, ड्रिंक जो होती है, जो भी नशीले पदार्थ है, तो उन चीज़ों पे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है. इसलिए फिर पता चलता है ना गवर्नमेंट को अब बहुत नेसेसरी है, नीडी थिंग्स जो है डे टू डे लाइफ के लिए, फिर उस पर टैक्स गवर्नमेंट क्या करती है, कम लगाती है. और जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उन पर क्या करती है, फिर ये डिफ्रेंशिएट करना गवर्नमेंट को, ये करने के लिए ये लॉ वहाँ पे यूज़फुल है. देन ट्रेड पॉलिसी एंड प्राइसिंग पॉलिसी. ओके, इस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट को यूज़फुल है. देन थर्ड वन इज देयर बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस